स्टार्ट से दोबारा बोलो, आप क्या कहाँ दिक्कत आ रही हो बताओ बेटा, शाबाश। एक बार फिर जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है वहाँ बताओ। आफ्टर देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके बेटा, इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम एट पर्टिकुलर टॉपिक, ऐसा मत बोलना कि पूरा कराओ, फिर तो आप बोलेंगे 5 चैप्टर करवाने के बाद कि सर पूरा करवाओ, वो कोई फिर प्रॉब्लम आप में नहीं, प्रॉब्लम फिर कहीं और है। आ रही समझ बात है? हाँ ये ज़रूर, वो इसने अच्छा बोला कि सर आप आराम से बोलिए, चलो कोशिश करूँगा धीरे धीरे पढ़ाने की, और हमें सिलेबस भी कवर करना है, थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर? क्या कराया था? मोल इज जस्ट ए कंसेप्ट, कंसेप्ट या नंबर, जस्ट ए नंबर विच इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, दिस इज इक्वल टू 2 × 10⁻23। क्लियर? यही बात ध्यान रखनी है आपने। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स? n इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। वेट होगा तो वेट गिवन अपॉन मोलर वेट, मास है की बात। क्लियर है? मोलर वेट आपको या मोलर मास दोनों चीजें सेम है। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है। आगे समझ बात? हाँ हाँ, सांस लो सर, सांस लो सर, आराम से बोलो। चलो ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। स्मॉल m मास गिवन कैपिटल M मोलर मास, जो हमें हमेशा पता होता है। मोलर मास इन केस ऑफ गैस इज 22 पॉइंट होता है ना गैस का, ध्यान रखना है, लीटर। दूसरा मास वॉल्यूम दिया होगा, दूसरा वॉल्यूम दिया होगा गैस का। आ रही समझ बात? कोई भी गैस होगी बेटा एट STP इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। इतनी बात समझ आती है? ठीक है, ये वाला नंबर फिक्स है जो कि हर एक चीज में है। अब मैं बोलूं मोल क्या है, जैसे दर्जन नहीं होता, एक दर्जन केले का दर्जन हो गया, होता है कितना? 12 केले देता है, आधा दर्जन बोल दिया 6 केले दे देगा। तो वैसे ही एक मोल बोल दिया तो 6.022 × 10⁻23। एटम बोले तो एटम देगा, मॉलिक्यूल बोले तो आयंस बोले तो आयंस दे देगा अगला, साइंटिफिक लैंग्वेज में। क्लियर है? तो दिस इज इक्वल टू, जैसे मैं बोला 1 मोल ऑफ एटम, किसी भी कोई भी हो सकता, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, XYZ। क्लियर है? इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 ऑफ x। x है तो x आएगा, y है तो y आएगा, z है तो z। बस इतनी सी बात है। बाकी एक डेफिनेशन दी आपकी बुक में, वो भी आप याद कर सकते हो, या ये भी लिख सकते हो, मोल इज जस्ट ए नंबर विच इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम है बेटा, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ा था ना अभी, एक लॉ भी था। ठीक है ना? तो ये एक फिक्स नंबर है जो उस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। ठीक है ना? कांस्टेंट नंबर विच इज डिस्कवर्ड बाय दैट। इसमें और इम्प्लीफिकेशन भी हो सकती है। आ रही समझ बात? मतलब मिनिमम एरर, समय के साथ साथ क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका एरर मिनिमाइज होता रहता है, जैसे जैसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहती है। क्लियर इतनी बात? ओके। और क्या कराया था? यही तो कराया था हमने, STP स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर, है ना? बाकी हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एक न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया था। तो मैं बोल दूं कि किसका, जैसे मैं बोलूं 12 ग्राम ऑफ कार्बन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, कर लोगे ना? तो यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। इतना कराया था। आगे क्या कराया? ज़्यादा नहीं आपने पढ़ना इसमें ना। और कोई दिक्कत इसमें? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। किससे डिनोट करते हैं बेटा? स्मॉल n से। क्लियर? आपकी बुक में भी दिया होगा, बुक आपने ले लेनी है, मॉडर्न्स की बुक ले लो, है ना? मैं बार बार बता रहा हूँ, आप बुक्स ले लो, बुक्स आपके लिए अच्छी। 333 पे डिपेंड मत रहो बेटा, इसने अच्छे से पढ़ना है, काम आएगा ये। अगर तैसे ही करना है टाइम पास तो अलग चीज़ है, अगर अच्छे से पढ़ना है तो बुक्स ले लो, आप मॉडर्न्स की बुक ले लो। ठीक है? तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा बुक में दिया हुआ। ठीक है? फॉर्मूला साथ में ध्यान रखना है। मास ऑफ द सब्सटेंस, दिस इज द मास ऑफ द सब्सटेंस। आ रही समझ बात कुछ? दिस इज मोलर मास। आ रही समझ बात? अगर हमारे को नंबर ऑफ मोल्स से हमने किधर को जाना है? मास ऑफ सब्सटेंस में जाना है। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स में क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स से क्या करना, हमने निकालना है मास ऑफ
सब्सटेंस। क्या निकालना है बेटा? मास ऑफ। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? m से। मल्टीप्लाई बाय, ये देखो ना बेटा, ये आएगा ऐसे n इंटू कैपिटल, यही से तो आया ये। आ रही समझ कुछ बात है? देखो ये वाला क्वेश्चन आपको आता है? ठीक है। यहां मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ये दिए हुआ है, ठीक है। मोलर मार मेरे पास दिया है, फॉर एग्जांपल 12 दिया है, कुछ भी दिया, किसी कोई भी कंपाउंड से, ठीक है। मुझे मास निकालना है, मास ऑफ द सब्सटेंस निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास दिए हुए है। आ रही समझ बात? तो क्या यहां से हो नहीं जाएगा? ये देखो मैथ वाले, ये m इधर ही रहेगा, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, मोलर मास से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। क्लियर है? अगर इधर से इधर आना है तो डिवाइड बाय कैपिटल। आ रही समझ बात? इतनी समझ रहे? सेम है। यहां से यहां आना, ये चीज दी है हमारे को, हमने क्या निकालना? मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है। तो क्या करोगे? हम मल्टीप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला ध्यान रखना सिर्फ। क्लियर है? ओके। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ बुक में आपकी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो, जैसे मैं बोलता हूं नंबर ऑफ मोल्स आपके पास दिया है, मैं बोलता हूं 0.1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हमारे को पता है कि एक ऑक्सीजन एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं ना से। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। जब हम यहां से यहां जाएंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? n नॉट से। मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, मल्टीप्लाई बाय n नॉट या एवोगाड्रो नंबर, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है? इतनी बात आ रही? थोड़ी सी ध्यान देना, पढ़ना अपने आप। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर यहां आना तो डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। डिवाइड बाय n नॉट। तो मतलब आपका न्यूमेरिकल नंबर ऑफ मोल्स पे जैसे मर्जी आए, आप ये वाला चार्ट मैंने बता दिया, एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, वहां से सब कुछ निकल जाएगा। क्लियर? ओके। तो यहाँ से आप न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था? और बेटा धीरे धीरे समझ आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। इसका करा देते हैं ना, ये अच्छा टॉपिक है और आ जाता है इसमें 1 नंबर 2 नंबर। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। एक रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वन रिएक्शन इज अकरिंग, लेफ्ट हैंड साइड इज रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड इज प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट में एक कंपाउंड भी हो सकता है, एक एलिमेंट्स भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जांपल A + B उसने बना दिया C, ठीक है। जैसे आप चाय बनाते घर में, ठीक है। चाय में क्या क्या डालते हैं? सारी चीज़ें डालते हैं। पानी तो आपके पास जितना मर्जी डालो, ठीक है। दूध जितना होगा उस हिसाब से चाय बनेगी, ठीक है ना। दूध जिस अमाउंट में होगा उस हिसाब से चाय बनेगी। क्लियर है? एक गिलास दूध से आप लिमिटेड ही चाय बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जो रिएजेंट रिएक्शंस में लिमिटेड अमाउंट में होता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन द लिमिटेड, फॉर एग्जांपल A एंड B, मैं बोलता हूँ B लिमिट में है। लिमिट मीन्स इसके अमाउंट फिक्स है, कम है। इसका अमाउंट क्या है बेटा? फिक्स है, कम है। तो इसके हिसाब से ही रिएक्शन होनी है, C इसके हिसाब से बनेगा। फॉर एग्जांपल 2 ग्राम हमारे पास B है, तो 2 ग्राम ही हमारे पास ये बनने की गुंजाइश होगी, इससे ज़्यादा ये C नहीं बनेगा। ये नो डाउट, ये चाहे 4 ग्राम हो चाहे 10 ग्राम हो, इस पे डिपेंड नहीं करता है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। क्लियर? तो लिख लो बेटा इसमें 1-2 लाइन। लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएक्टेंट which gets completely consumed in a reaction is called limiting reagent.
इज कॉल्ड reagent. For example, H2 plus O2, H2 plus O2, 2H2O. क्लियर? H2 प्लस, यहाँ जनरल भाषा में मैं यहीं बता देता हूँ आपको ऐसे ही देखना है। तो आप नंबर ऑफ एटम देखेंगे, यहाँ कितने एटम है? 2। यहाँ कितने? 2। यहाँ कितने? 2। यहाँ कितना है? 1 एटम। तो लिमिट में क्या होगा? हाइड्रोजन। लिमिट में क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन इज एक्सेस अमाउंट। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। हाउ टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट? यू कैन फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको बोलते हैं बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे मैंने एक लगा दिया, कुछ नहीं तो ये 2 है, 2 है ना ये, तो यहाँ लिखो या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट थोड़ा सा ध्यान रखना, बस कुछ नहीं है, सब कोई बड़ी बात नहीं। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? जो पावर्स आगे आप रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाते हो, जो पावर आप रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाते हो उसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। आगे इतनी बात समझ? एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। निकाल दोगे? पक्का निकालोगे? निकाल दोगे? पक्का? कोई नहीं, ठीक है। तो लिखो एक रिएक्शंस। यहां बिल्कुल पता नहीं लगा पाओगे आप। गैसीय से कोई भी सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लिक्विड सॉलिड एंड गैस कुछ भी, एक्वस भी हो सकता है। क्लियर? देखो यहाँ 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 2 एटम किसके हैं? क्लोरीन के हैं। यहाँ 2 एटम बन रहे, तो यहाँ पता क्या चलेगा कि कौन सा लिमिट में है, कौन सा एक्सेस में है। क्लियर? तो यहाँ के लिए क्या करोगे हम? इसने दिया 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है ना? Amount has given to you that 1 gram of hydrogen and 1 gram of chlorine is given to you. Clear है? Then how to find out which one is the limiting one? कौन लिमिट में है? तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं? हाइड्रोजन के निकालने हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन अपॉन मोलर मास। मास एक दिया है 1 ग्राम। कितना है बेटा? 1 ग्राम। मोलर मास कितना हाइड्रोजन का? 1 का 1 है ना, 2 है हमारे पास। ठीक है, 2 आ गया। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स 1/2। क्लियर इतनी बात? थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन का सेम निकालना बेटा। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। कितना बेटा? 1 एटम का है और 2 है ना बेटा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 71, 71। यहां भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल। दिस इज मोलर मास, दिस इज मोलर मास। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? कंफर्म? कहीं दिक्कत है तो बताओ, नींद आ रही तो कोई अलग बात है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले? मास गिवन 1 ग्राम दिया है ना मास, मोलर मास 71। अब बोलो कौन सा छोटा है? 1 को 2 में डिवाइड किया या 1 को 71 में डिवाइड किया? कौन सा छोटा है? 1/71। कौन सा छोटा है? इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जो जिसमें क्या हो N/SC स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम होगी, कैसी होगी बेटा? हिंदी में लिख लो, सबसे कम होगी वही लिमिट में होगा। वही क्या होगा बेटा? लिमिट में होगा। तो इस हिसाब से कौन है लिमिट में? क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट हियर। कौन है लिमिट में बेटा? क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट हियर बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 1/71 विच इज वेरी वेरी लेस, बहुत लेस है, 0.0 समथिंग। क्लियर है? तो ये लिमिट में होगा। क्लियर है? तो वी कैन फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट बाय यूजिंग द फॉर्मूला N अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। क्लियर है? N अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। अब स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ देखो, एक है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो यही आएगा ना बेटा। ये तो नंबर ऑफ मोल्स आए ना, समझ नहीं रहा बात? नंबर ऑफ मोल्स आए ना हाइड्रोजन के लिए, कितने आए? 1/2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब है जो आगे हम बैलेंस करेंगे। ये तो बैलेंस है ऑलरेडी इक्वेशन, 1 लगाते ना अपॉन 1 तो इतना ही आएगा, 1/2 ही है, यही आएगा। क्लियर है? 1/71 के लिए भी सेम आएगा क्योंकि वहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? सिर्फ 1 है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आप क्या बोलोगे? क्लोरीन इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस
case by applying this formula n upon stoichiometry coefficient. What is stoichiometry? That digit which we are using during the balance of chemical equation. 10वीं में पढ़ा होना या करवा देनी हो भी, ठीक है ना, क्लियर है? तो ऐसा नंबर जो हम पहले यूज करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। और लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। जब रिएक्शन होता है ना बेटा लेफ्ट टू राइट, दैट रिएजेंट विल कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्टेंट साइड, क्लियर? दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। आगे चले, इतना आपका फीट नहीं पढ़ना आपने, ज़्यादा नहीं। डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन दे दो, विद एग्जांपल दे दो, बस दैट्स इट। दो एक नंबर, राइट? बोलना है, ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ तो बोलना है आपने, है ना? एक लड़की तो बोल रही कम से कम, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। रिएक्शन इन सॉल्यूशन कुछ बेसिक है, जनरल केमिस्ट्री है बेटा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना? क्या बोला था हमने? मैं भूल जाता हूँ बहुत ज़्यादा। रिएक्शन इन सॉल्यूशन, थोड़ी टर्म्स है बेटा, वो ध्यान रखनी है आपने। आज करवाना तो मैंने सारा ये खत्म कर देना है, कल से हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जाएंगे जो आपने पहले भी पढ़ा है ना, क्लियर? बैलेंस करने के लिए आप जैसे ये बोला ना, जैसे ये बोला है आयरन, पढ़िए नहीं क्वेश्चन, मैट्रिक में पढ़ी है, Fe3O4 होता है शायद, है ऐसा होता है, क्लियर है? पढ़िए पिछले 10वीं में बेटा, ये हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हिट एंड ट्रायल मेथड, वो आपने खुद करना है। क्या करना पड़ता है इसमें पहले, पता है ना आपको? 10वीं में पढ़ा है ना? सबसे पहले एलिमेंट लिखो, सारे लिख लिए, एक आयरन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। देखो ना, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपने पीछे पढ़ी है बेटा, यहाँ करवाने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लिखे ना? फिर आपने लिखा रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है 1, आ रही समझ बात? फिर प्रोडक्ट साइड में लिख दो, प्रोडक्ट साइड में आयरन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4, और हाइड्रोजन कितना है 2। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने, हाइड्रोजन को से लास्ट में ही बैलेंस करते हैं, जब आपको रिडॉक्स रिएक्शन आएगी ना, जिसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सबसे छोटा होता है, उसको सबसे लास्ट में बैलेंस किया जाता है। जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होते हैं उसको सबसे पहले बैलेंस किया जाता है। जैसे आपका ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस कर लो, ऐसा भी होता है। या फिर आयरन को भी आप बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका सबसे ज़्यादा है। या नंबर ऑफ एटम पे जाओ या एटॉमिक नंबर पे जाओ, आपकी इच्छा है। Fe2O3 भी हो सकता है, ठीक है ना? इसका ऑक्साइड है बेटा, ये भी बन सकता है Fe2O3, कोई भी ऑक्साइड बन सकता है, बिकॉज आयरन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +2। आ रही समझ बात? ये आगे लगेगा, आपको पता है ना? आयरन कोई भी कंपाउंड बना सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द रिएक्शंस, कंडीशन ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है? Fe2O3 भी हो सकता है, Fe3O4 भी हो सकता है। देखते कौन सा बैलेंस होता है, वही देख लेते हैं। क्लियर है? कर दोगे बैलेंस? फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, किसको? इसको। क्लियर है? क्योंकि हियर इज 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करना भाई? हाइड्रोजन को लास्ट में रखो, आयरन 3 यहाँ है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3, स्टेप बाय स्टेप आपने लिखना है। दिस इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड बेटा? हिट एंड ट्रायल मेथड, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ये भी बेसिक में दिया है, आप ये कर सकते हैं। क्लियर हो गया बैलेंस सारा? कुछ बचा? हाइड्रोजन बचा ना? तो हाइड्रोजन तो 8 है तो यहाँ 4 लगा सकते हैं। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? तो आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हो। ये नहीं बोलना कि सर ने तो ये तो करवाया नहीं, ये टॉपिक रह गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, एक्सक्यूज नहीं चाहिए। फिर समझ आ रही बात? क्लियर है बेटा? ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा तो अभी बहुत बढ़िया है। क्या बोला था मैंने? रिएक्शन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है ना? सॉल्यूशन कैसे बनता है? एक सॉल्यूट होता है, एक और ये हमेशा ध्यान रखना, पानी हमेशा सॉल्वेंट नहीं होता है, पानी हमेशा सॉल्वेंट, ठीक है ना? अब यहां भी आप किसके लिए, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो गए ना बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स पीछा नहीं छोड़ेंगे लास्ट तक, ठीक है ना? जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हुए वो सॉल्वेंट बनेगा। वो क्या बनेगा? सॉल्वेंट। तो लिखो हायर द नंबर ऑफ मोल्स,
हायर द टेंडेंसी टू फॉर्म सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट बनेगा, ठीक है। जिसके कम हो गए वो सॉल्यूट बनेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं, दोनों सॉलिड भी हो सकते हैं, नो डाउट एट ऑल। आ रही समझ बात? ऐसा सोचना कि सॉल्वेंट लिक्विड ही होता है, क्लियर? तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बात ध्यान रखोगे, जिसके नंबर ऑफ मोल्स हायर सबसे ज़्यादा हो गए वो सॉल्वेंट बनेगा, बाकी जिसके कम हो गए वो सॉल्यूट बनेगा, क्लियर है? टू कंपोनेंट सिस्टम है, समझते हो आप बात? मेरे रिएक्शन में कितने कंपोनेंट है? ए एंड बी, हियर इज टू कंपोनेंट सिस्टम। आ रही समझ बात है? या टू एलिमेंट्स है या टू एटम बोल दो, क्लियर? तो क्या सबसे पहले हमारा इसमें सॉल्यूशन में मास परसेंटेज, हाउ टू कैलकुलेट मास परसेंटेज, जैसे आप निकालते हैं आसान तो है। मास परसेंटेज अगर ए का निकालना है तो ए अपॉन टोटल मास इनटू परसेंटेज के लिए 100 लगाते ना, क्लियर है? तो ऐसे निकालेंगे। आई समझ बात? हाउ टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज इन ए सॉल्यूशन, देन यू विल सी दैट बट रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल मास इनटू 100, विद रिस्पेक्ट टू टोटल मास इनटू 100। सुनने में अच्छा लग रहा है, फिर याद कुछ नहीं रहेगा थोड़ी देर में, है ना? उसके बाद सेकंड सेम वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम इतना तो लिख लो, वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखना है या मास लिख दो बीच में, कोई बात नहीं, ठीक है, इनटू 100, उसका परसेंटेज निकल जाएगा, क्लियर? न्यूमेरिकल नहीं करोगे फिर बहुत आगे निकल जाएगा इसमें काम, फिर आपको कुछ समझ जाएगा। इतनी सी बात ध्यान, इतना थोड़ा आइडिया, जनरल आइडिया आपने ध्यान रखना है, जनरल सा आइडिया, ठीक है ना? जिस मेरे पास है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अलग अलग, अगर मैंने क्या करना है यहाँ हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है तो इसकी परसेंटेज मुझे पता होनी चाहिए अपॉन टोटल परसेंट इनटू 100, क्लियर? निकल जाएगा मास, वेट एंड वॉल्यूम, क्लियर? थर्ड लिखो ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ए का ही निकाल रहे हम सब कुछ, क्लियर? पार्ट्स पर मिलियन 10⁶, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन होता है ना, 10 की शक्ति 6 होता है मिलियन, चेक कर लेना ना, 10⁶ इज इक्वल टू मिलियन, ठीक है? सेम चलेगा बेटा, मास होगा तो मास पार्ट्स पर मिलियंस, मास ऑफ कंपोनेंट ए विद रिस्पेक्ट टू टोटल मास इनटू 10⁶। 100 से नहीं करोगे आप मल्टीप्लाई, किससे करोगे? 10 की शक्ति 6 से मल्टीप्लाई करोगे। जनरल ये बेसिक है बेटा, हो गया? हो गया इतना? आगे चले? यहां से लिख सकते हो बेटा मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए इन टू कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है ना? इन टू कंपोनेंट सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं, टू कंपोनेंट सिस्टम, मास ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द टोटल मास इनटू 100 इज नोन एज मास परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट ए। सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी, मास ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द टोटल मास ऑफ द दैट कंपोनेंट इनटू 100, ठीक है ना? परसेंटेज के लिए क्या लगाएगा बेटा? 100। और पार्ट्स पर मिलियंस में क्या लगाएंगे? कंपोनेंट, टू कंपोनेंट सिस्टम भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 कंपोनेंट का भी नहीं होता, ठीक है ना? आ रही समझ बात? इतनी सॉल्यूशन में मिनिमम 2 कंपोनेंट होना बहुत जरूरी, तभी तो बनेगा सॉल्यूशन। सॉलिड ही सॉलिड होगा, क्या सॉल्यूशन बनेगा? सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होना जरूरी है। आगे समझ बात इतनी? बस इतना सा ध्यान रखना, और यहीं से डेफिनेशन आप अपनी भाषा में बनाओगे, कोई भी आपकी डेफिनेशन को गलत नहीं करेगा। हो गया इतना? चलो थोड़ा सारा तो कराना पड़ता है, बीच में छोड़ दूं, कोई बात नहीं। अगला जो कि आपको काम, नंबर कौन सा है? 4th, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये है मोलरिटी, ये +2 में पढ़ेगा आप जब सॉल्यूशन वाला चैप्टर आएगा। यहाँ थोड़ा सा जनरल आइडिया, ठीक है ना? डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं। मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। लिखो मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, ये मेरे हिसाब से दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000 की जरूरत नहीं अगर पर लीटर होगा बेटा, ठीक है?
नंबर ऑफ, मैं लिखता हूँ यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी, इज नोन एज मोलरिटी. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. यूनिट मोल पर लीटर, वॉल्यूम लीटर में होगा बेटा, वॉल्यूम इन लीटर. अगर लीटर में होगा बेटा वॉल्यूम ना तो हजार लगाने की कोई जरूरत नहीं है. क्लियर है बात? अगर लीटर में होगा वॉल्यूम तो यहाँ हजार लगाने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. अगर ml में होगा तो हजार लगा दो, कोई बात नहीं. मैं बोलता हूँ 250 ml, तो 250 लिखो गुणा हजार लिख दो, है ना, या फिर 250/1000 भी आप कर सकते हैं, बात एक ही है. क्लियर? यूनिट लिख लो. नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल नहीं होता बेटा, मोल पर लीटर. लीटर इन्वर्स कर सकते हैं, पर लीटर मोल बटा लीटर, है ना. ऐसा लिख सकते इसको ना, मोल ऐसे, एक ही बात है, बहुत है सेम थिंग. थोड़ी नई चीज़ है पर ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, जो कि ज़रूरी है. सॉल्यूशन में ये चीज़ें आती है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ppm. ठीक है. मोलरिटी बोल दिया ना. और एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, आपको पूछ भी सकते हैं ऐसे ही, प्योर वाटर में मोलरिटी कितनी है, तो आप बोलेंगे प्योर वाटर में मोलरिटी है 1 लीटर में कितना पानी होता है, 1000 ml पानी होता है 1 लीटर में. इसका मॉलिक्यूलर मास पता है ना आपको कितना, 18 है ना, 18 ना बेटा, 55.55 ये आएगा, ये आएगी मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5. ध्यान रखना, ये 1 नंबर में पढ़ सकता है. क्लियर हो गया जी? कैसे निकला, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना अपने पर. 1 लीटर में निकाला, पर लीटर निकाला ना, तो पर लीटर का मतलब है 1 लीटर, ये मोलर मास है, आपको पता होना चाहिए. तो 1000/18 कितनी आ गई, 55.55. ठीक है. नींद तो आ ही रही है, तो समय ऐसा है ना लंच के बाद का. सुबह तो फ्रेश होते ना, सुबह ज़्यादा समझ आता है. क्या करना तुम्हारी विडम में, मैं प्रिंसिपल में लगा हुआ. ठीक है, हो गई जितनी बात क्लियर हो गया. अच्छा, बातें नहीं पीछे, बातें क्यों हो रही है, तो इतनी सी बात. ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे, N/B इन लीटर. ml में होगा तो लीटर में बदलना है. 250 ml है, कैसे बदलोगे भाई, पीछे इसको लीटर में बदलना है तो 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा. क्लियर है भाई मैथ वाले? ठीक है. तो क्या करोगे, 1000 से इसको डिवाइड करोगे तब ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर? या फिर अगर ml में तो यहाँ 1000 लगा दो, बात एक ही है. क्लियर हो गया? ठीक है, 1-2 और कराते बस, उसके बाद लास्ट टॉपिक है, बचा हो करवा लेंगे. नेक्स्ट है 6. नेक्स्ट वन इज नॉर्मेलिटी. लिख लो भाई साथ साथ. हाँ, नॉर्मेलिटी कैपिटल N इज डिनोटेड बाय कैपिटल N इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. नॉर्मेलिटी लिखो. number of gram equivalent dissolved per liter of the solution. This is the number of gram equivalent dissolved per liter of the solution. ठीक है ना. N इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. ज़्यादा नहीं आगे बोलूँगा, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, बस इतना ध्यान रखो आप. क्लियर हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं. लास्ट वन, मोल फ्रैक्शन. It is the ratio of mole fraction. It is the ratio of number of moles of one component, number of moles of
one component. It is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles present in the solution. Same. Moles present in the solution. सेम चीज है बेटा, ठीक है. दिस इज डिनोटेड बाय जीटा बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, कुछ भी बोलो आप, है ना. इफ देयर इज, और एक बात ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स इज इक्वल टू ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना. अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट सिस्टम है तो आप लिखेंगे एक्स से एक्स, जीटा ए जीटा बी, एक्स बी इक्वल टू 1. चाहे 1000 कंपोनेंट सिस्टम है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एक ही आएगा. आ रही समझ बात? समझ रही थी बात? क्लियर है? यहां भी सेम है बेटा. अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है ना. क्लियर है? ये इसका रेशियो निकल जाएगा. बी का निकलना है, सेम बी का निकलेगा. हो गया क्लियर? सॉरी हाँ, नंबर ऑफ मोल्स बोला ना, एन लिखो बेटा यहाँ ना, एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना. दिस इज द मोल फ्रैक्शन. यू कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स. पक्का? क्लियर? थोड़ा अभी ज़्यादा नहीं आएगी समझ, ये कंफर्म है. दिस इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं है. इसका यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. बस काफी इतना. नेक्स्ट टॉपिक हो गया ना जी. क्या क्या करा स्टार्टिंग से देखो जरा, और एक बार रिवीजन करते हैं अच्छे से, फिर जो छूट गया है उसको हम कर देते हैं. क्या करा पहला, मोल का तो छोड़ो, मोल हो गया सारा. अभी से क्या करा था, लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट में हमने करा कि जो कंपोनेंट रिएक्शंस में रिएक्टेंट साइड लिमिट अमाउंट में होगा वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनना है, ठीक है ना. तो हाउ टू कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्टेंट साइड इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट. इतनी बात समझ आती है? हाउ टू कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट, तो यू नो वेरी वेल, एन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ मोल्स. इतनी बात समझ है? एन इज द नंबर ऑफ मोल्स. हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मास गिवन अपॉन मोलर मास. ये सबको पता होना चाहिए. एक मास दिया होगा, मोलर मास आपको हमेशा पता होगा, हमेशा, ठीक है. अगर आपको मास गिवन नहीं दिया होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कुछ ना कुछ तो दिया होगा, ठीक है. वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो. मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो. अब जिसका रेशो एन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशो सबसे कम रहेगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा. क्लियर है? एन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशो जिसका सबसे कम रहेगा वही क्या रहेगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा. फॉर एग्जांपल H2Cl2 2HCl, 1 ग्राम, ठीक है. देन यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, 1/2, 1/71, बिकॉज देयर इज 2 एटम. 2 उसका भी तब लिया हमने, 2 हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है ना. एटॉमिक मास एटॉमिक मास विल मल्टीप्लाइड बाय अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एटम, ठीक है. 2 हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 हो गए तो 3 से मल्टीप्लाई. तो आपने देखना है इसमें आपका मास गिवन 1 एक दिया है ना एक, या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी एक दिया है. बट इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसा डिजिट, ऐसा नंबर जो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए उसके आगे लगाया जाता है, उसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं. हो गई इतनी बात क्लियर? तो n/SC की वैल्यू 1/71 की सबसे छोटी है. 1 को 71 भाग में बांट दिया. आ रही समझ बात? तो डिनोमिनेटर में कितना है, 71, ठीक है ना. तो ये सबसे छोटा है. तो जो सबसे, इसका मतलब है क्लोरीन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है. बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए. उसके बाद क्या करा था बेटा, रिएक्शन इन सॉल्यूशन. रिएक्शन इन सॉल्यूशन में हमने क्या करा, मास परसेंटेज निकालनी है. अगर 2 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट कितने भी कंपोनेंट सिस्टम है जिसका हमने मास निकालना है उसको ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल मास. परसेंटेज के लिए कहीं भी आप किसी भी जगह परसेंटेज निकालते ना तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. सिंपल सी बात है, डेफिनेशन लिख सकते हैं. वॉल्यूम परसेंटेज सेम, किसी भी कंपोनेंट का सिस्टम सॉल्यूशन में अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे हम, पर्टिकुलर दैट वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100. क्लियर?
फिर उसके बाद है ppm, ppm पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 10⁶, बाकी चीज सेम है। क्लियर, एक डिजिट आप ध्यान रखोगे, 10⁶ आप ppm में कन्वर्ट कर दोगे। डेफिनेशन आप लिख सकते हो। क्लियर। उसके बाद था मोलरिटी। मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। और एक टर्म आती है मोलरिटी के बाद, वही लिखना बेटा, दैट इज मोलरिटी। आपकी बुक में भी दिया होगा। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड डिसॉल्व पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल। मोलरिटी के साथ ही मोलरिटी लिखना है। क्यों, अभी बताता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। एक नंबर में आएगा कौन बढ़िया है, मोलरिटी अच्छी टर्म्स है या मोलरिटी अच्छी है, तो आप बोलेंगे मोलरिटी अच्छी टर्म्स है। क्यों, क्योंकि इसमें मास है जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, उसमें वॉल्यूम है जो जिसका एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, अरे समझ बात, या तो एक्सपेंड हो जाएगा या कंट्रैक्शन हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर है। हेंस दिस टर्म इज मोर बेटर एज कंपेयर टू मोलरिटी। अरे समझ बात, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, ये स्मॉल m से है। अरे समझ बात, B इन लीटर, ये सॉल्यूशन का, ये सॉल्वेंट का है, लेकिन यहाँ kg इन ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर, आगे समझ बात। ठीक है जी, हो गया। तो आपको आ सकता है एक नंबर में +1 भी पूछते हैं अगर पूछा उन्होंने। ठीक है। मोलरिटी और मोलरिटी में कौन सी टर्म बेस्ट है, तो आप बोलेंगे मोलरिटी बेस्ट है, क्योंकि ये हवाला देके मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। क्लियर। उसके बाद हम पढ़े थे मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, डिसॉल्व पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ये सॉल्यूट डिसॉल्व पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, डिसॉल्व पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। हो गई जितनी बात। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। इतनी बात समझ आती है? बहुत बढ़िया। क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन था, नॉर्मेलिटी पढ़ा था। तो नॉर्मेलिटी में एक चीज ध्यान रखोगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना कैसे, उसको छोड़ दो, फिर ज्यादा तुम और बोर हो जाएगी। नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बताई तू कैसे निकालना है। चलो देखो, जैसे हमारे पास H2SO4 दिया होगा, कितना दिया है मेरे को पता है भाई, मोलर मास मैंने रटा हुआ है दिमाग में, रहता ध्यान ध्यान बार बार। H2SO4 का 98 मोलर मास। अरे सुन, जब सबको जोड़ेगा, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, सल्फर के 32 भी जोड़ेंगे, ऑक्सीजन के 16 गुणा 4 64 भी जोड़ेंगे, तो कितना आएगा 98 आएगा। दिस इज द मोलर मास ऑफ। ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, इसका क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन में, इसको देखते हैं। जब ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है बेटा, तो ये 2 आयंस या 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस वेट को हम कितने से डिवाइड करते हैं, उतने आयंस और उतने इलेक्ट्रॉन से हम डिवाइड करते हैं, जिसके कारण जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है, फिर ये बना ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्या बना बेटा, इक्विवेलेंट वेट। अरे सुन बात, फिर 98/2, ये प्रैक्टिकल में आपको आएगा कितना, 49। तो 49 is the gram equivalent weight of H2SO4 because when it ionizes in the solution form it gives 2 ions, whether it is positive whether it is negative। तो आप उस 2 ions से इसको डिवाइड कर दोगे, बस इतनी सी डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, इतना सा डिफरेंस है। मैं बोलता हूँ NaOH, Na ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। मेरे को पता है इसका 40 है, कितना पता है, 23 सोडियम का है, ऑक्सीजन का 16 है, और ये 1 है, हो गया 40। क्लियर है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 40। ठीक है जी। इक्विवेलेंट कितना होगा, ये 40 होगा, क्योंकि जब ये आयनाइज होगा बेटा, तो Na पॉजिटिव प्लस OH 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा। ठीक है। जो आयनाइज करके सेम चीज देगा तो वो तो सेम चीज आएगी। तो ऐसे हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट को निकालते हैं, हम किसी का भी निकाल सकते हैं।
हमें पता होना चाहिए कि आयोनाइज होने के बाद वो कितने आयंस एक्वस सॉल्यूशन में देता है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? पक्का क्लियर? थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है घर में। उसके बाद है जी नॉर्मेलिटी हो गया क्लियर अब सारा। उसके बाद है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन इज, ये जीटा से हम इसको, दिस इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं है। आ रही समझ बात? मोल फ्रैक्शन का एक नंबर में आएगा, गिव द क्वांटिटी विच हैज नो यूनिट, वहाँ मोल फ्रैक्शन भी दिया होगा, मोलरिटी भी दिया होगा, नॉर्मेलिटी भी दिया होगा और चीज़ें भी दी होगी, तो आप बोलेंगे मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं है। और टोटल नंबर ऑफ एनी सिस्टम ऑफ द कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन हमेशा एक रहेगा, ठीक है ना। एक्स ए एक्स बी सो ऑन, कितने कंपोनेंट सिस्टम हो सकता है, टोटल 1 ही रहता है। मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करना है, सेम चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर, जैसे जीटा ए के करने तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो एक कंपोनेंट भी हो सकता है, 2 कंपोनेंट सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। बी का करना है सेम, बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इतनी बात समझ आ गई? हाँ या ना? कुछ नहीं है, नो रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या करा था बेटा? है इतना ही, ठीक है। एक और है आगे टॉपिक, अभी देखो, अभी तो 1 घंटा और लग जाना है ना। हाँ अब चलेगा तुम्हारे को पता कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेट का मतलब है जैसे मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ यहाँ लैब में, अभी आप करेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई? मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, एक एक शब्द लाइन में। मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए 15.5, मेरे पास ये रीडिंग आनी चाहिए एग्जैक्ट, कितनी आनी चाहिए? 15.5। मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं पहली रीडिंग मेरे पास कितनी आ जाती है? 15.5। तो मेरा रिजल्ट कैसा हो गया? एक्यूरेट। कैसा हो गया? जो रिजल्ट सिंगल इसमें आ जाए, सिंगल डिजिट में आ जाए, एक ही टाइम आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्यूरेसी। अगर मेरे को 15.5 यहाँ चाहिए तो ठीक है जी, मेरे पास पहले आया 15.3, क्लियर है। फिर दूसरा रिजल्ट आया मेरे पास 15.7, क्लियर? आ रही समझ? फिर तीसरा रिजल्ट मेरे पास आ गया 15.4, फिर अगला रिजल्ट आ गया मेरे पास 15.6। फिर मैं एवरेज देखूंगा इसका, क्या देखो? एवरेज 1 2 3 4 अपॉन इसको सबको डिवाइड करके 4 से डिवाइड करके तब मेरे पास 15.5 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस रिजल्ट इज प्रिसाइज, नॉट एक्यूरेट, दिस रिजल्ट इज प्रिसाइज। आ रही समझा था कि आफ्टर डिफरेंट एफर्ट के बाद आपके पास एक्चुअल वैल्यू आ रही है मीन निकालने के बाद, तो वो कैसा है? प्रिसाइज। रिजल्ट कैसा है? प्रिसाइज, दैट इज नॉट एक्यूरेट। और ये रिजल्ट कैसा है? एक्यूरेट है, जो आपकी बिल्कुल विद मिनिमम एरर के साथ आपके पास रिजल्ट फर्स्ट रीडिंग में आ रहा है, दैट इज एक्यूरेट रिजल्ट। तो इसमें डेफिनेशन लिखो बेटा 2, ठीक है। प्रिसीजन रिफर्स टू, प्रिसीजन रेफर्स टू, रेफर होता नहीं जैसे तुम्हारे को करते रेफर, REFERS, precision refers to the closeness of the set value obtained from identical measurement of quantity, identical measurement of quantity, identical measurement of quantity। क्लियर हो गया जी? कोई डाउट? नेक्स्ट लिखो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी refers to the closeness of a, accuracy refers to the closeness of a single measurement to its true value, क्लियर? टू इट्स ट्रू वैल्यू। हो गया जी? नेक्स्ट इसी में ही बेटा है ना, साइंटिफिक नोटेशन। 2 मिनट है, हो सकता है। साइंटिफिक नोटेशन, क्लियर? साइंटिफिक नोटेशन दिख नहीं रहा? NOTATION, साइंटिफिक नोटेशन, क्लियर?
जैसे एवोगाड्रो नंबर है आपके पास, क्या क्या है, n नॉट 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसमें क्या करते हैं हम, जब राइट टू लेफ्ट जाते हैं, वी कैन कैलकुलेट हियर n इंटू 10⁻n। नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है, सुन लो भी बात, ये नंबर बहुत बड़ा है, जैसे ये नंबर है 6.0222222 लाइक दैट 23 तक। आ रही समझ बात है? फिर जब इसको क्या कर दिया मैंने, पॉइंट नहीं है यहाँ, ऐसे ये 23 तक आगे। आ रही समझ बात है? कहाँ तक था बेटा, ये 23 तक था आगे, 222 कहाँ तक था। इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए क्या किया, उसका पॉइंट को इधर ले आया। आ रही समझ बात है? अब मैंने यहाँ 6.022 फिर 10⁻⁴ लगा सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन। जितने पॉइंट्स हम राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे बेटा, ठीक है ना, उतने 10 हम लगा देंगे, उतने 10 क्या कर देंगे हम। कितने आए, 23 आए इधर से लेकर, कितने आए 23, फिर हमने यहाँ 23 लगा दिया। एक और डिजिट देता हूँ, 1 2 3.56। आ रही समझ बात? अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये पढ़ने में टफ है ना थोड़ा सा, 4 1 2 3 लिखना पड़ेगा। मैं क्या पढ़ूंगा, 4.12 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3। आ रही समझ बात? तो दिस इज द मेथड हाउ टू नोटिफाई द साइंटिफिक एक्सप्रेशन। बड़ी लंबी एक्सप्रेशन होगी, साइंटिफिकली कैसे नोटेट करना उसको। दिस इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो यू कैन जस्ट नोटिफाई द साइंटिफिक नोटेशन, दैट इज n इंटू 10⁻n। क्लियर? और 2 चीज़ें इसमें दी है यहाँ पे, लास्ट जो टॉपिक बचा है हमारा, वो आप घर से खुद लाओगे लिख के, कल हम आके ही डिस्कस करेंगे और आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी, ठीक है। फर्स्ट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फिर हम कल कोई आपकी डाउट हो तो ले लेंगे, परसों से हम दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे, डाल्टन एटॉमिक सेकंड चैप्टर थ्योरी। ये प्रिमिटिव थ्योरी है ना, आ रही समझ बात है? पुराने कंसेप्ट पे डिपेंड थ्योरी है एटम के बारे में। आपकी इसी में ही है, जिसके पास बुक है वो लिखेगा इसमें, है ना। उसके बाद है मॉडर्न एटॉमिक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। ये आप लिखोगे, 8-10 पॉइंट है, वो लिख के तो ले आ सकते हैं ना। फिर डिस्कस यहाँ करेंगे हम। एटम आपको पता है, पढ़ के आना ही, मॉलिक्यूल आपको पता है, सारी चीज़ पढ़ के आओ कल। फिर यहाँ पे ये दोनों थ्योरियाँ डिस्कस की जाएगी, लिखनी भी है, मैं चेक करूँगा, ये होमवर्क है आपको, ठीक है। एटम के बारे में दिया है कि एटम कैसा सा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे है वैसा है, सारी चीज़ें इसमें दी है। क्लियर? कि एटम एक प्रकार के एलिमेंट के एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो कि गलत था, है ना। देयर इज सम एटॉमिक पार्टिकल्स, एक प्रकार के एटम एक जैसे ही होते हैं, डिफरेंट एटम आपस में नहीं मिल सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, मिल सकते हैं, ठीक है। आ रही समझ बात है? तो ये दोनों चीज़ें आपने लिखनी है और ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, फिर उसको से करें तो इसको